हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हम क्या देखे थे? हीट देखे थे हम लोग। हीट कैपेसिटी के बारे में देख लेते हम लोगों ने कि जैसे हम लोगों ने देखा था जो Q है वो डिपेंड क्या कर रहा है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मास एंड टेम्परेचर चेंज पे डिपेंड कर रहा था। और इसको कंबाइंडली क्या कर दिया, जो स्मॉल है उसको हम लोग कर दिया कैपिटल डेल्टा टी। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था। अभी यहाँ से हमको क्या सीखना है कि जैसे अगर जो हीट कैपेसिटी है, जो मोलर हीट कैपेसिटी है, उससे हमको क्या करना है कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CP, ठीक है, इसके बीच का क्या रिलेशन बनता है वो हमें देखना है यहाँ पे इस टॉपिक में। सो देखो, रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। रिलेशन बिटवीन CP एंड CV एज वी नो, क्या था कि जैसे कांस्टेंट प्रेशर होता है तो कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग जो हीट चेंज या फिर टेम्परेचर चेंज जो होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हम लोग देख चुके हैं एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा H इज इक्वल टू QP होता है, राइट। एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है? डेल्टा H इज इक्वल क्या होता है? QP। और हम देखा था एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है? डेल्टा U इज इक्वल क्या होता है? QV। जो भी हीट चेंज या टेम्परेचर आता है वो क्या होता है? जैसे एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा? डेल्टा H, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा? डेल्टा। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखना है? QP, ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर QP क्या होगा? CP इंटू डेल्टा T। ये होगा एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा? जो हीट चेंज है वो क्या हो जाएगा? CP एंड डेल्टा T के बराबर होगा। एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम QV इज इक्वल हो जाएगा CV इंटू डेल्टा T। सो ये तो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग को जो रिलेशन बनाना है किसके बीच बनाना है? CV एंड CP के बीच क्या रिलेशन बनता है? तो एज वी नो क्या होता है? डेल्टा H, ठीक है। डेल्टा H इज इक्वल क्या होता है? डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। या फिर इसको हम लोग कंबाइंडली लिख दो, कंबाइंडली चेंज कर दो इसको, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा PV, राइट। अगर हम लोग यही रिएक्शन हम लोग को देखना है 1 मोल ऑफ गैस फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस, एज वी नो गैस के लिए हमने क्या देखा है? PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ पे n तो हम लोग कंसिडर किया 1 मोल गैस, तो PV इज इक्वल क्या हो जाएगा? RT के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं RT, राइट। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? RT लिख सकते हैं। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस R तो क्या है? कॉमन है, और ये क्या हो जाएगा? डेल्टा T। अब हम लोग देख चुके, क्या देखे हम लोग? हम लोग फार्मूला देखा कि डेल्टा H हमने क्या कंसिडर किया था? डेल्टा H होता है CP इंटू डेल्टा T, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर आप यहाँ पे डेल्टा H लगा दो, राइट। और डेल्टा U क्या होता है? डेल्टा U क्या होता है? टेम्परेचर चेंज जो एट कांस्टेंट वॉल्यूम आता है वो क्या होता है? इंटरनल एनर्जी। उसके लिए क्या हो जाएगा? CV हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू डेल्टा T। ये हमने देखा था डेल्टा H एंड डेल्टा U के लिए। बस यही वैल्यू हमको यहाँ पे रखनी है, किसकी? डेल्टा H एंड डेल्टा U की। तो डेल्टा H इज इक्वल टू CP इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू CV इंटू डेल्टा T, राइट, प्लस R डेल्टा T। तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ कॉमन दिख रही है, डेल्टा T इज द कॉमन। डेल्टा T यहाँ पे क्या है? तीनों में कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे? डेल्टा T को हम लोग कट कर देंगे। यहाँ पे डेल्टा T यहाँ पे कट, यहाँ पे कट और यहाँ से कट। बचा क्या? CP इज इक्वल टू CV प्लस R, राइट। हम लोग को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको, और CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो इस तरह के क्या बन जाएंगे? CP एंड CV के बीच के
relation. This can we find from Cp and Cv relation from delta H and delta U, right? सो चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. रिलेशन तो हमको पता चल गया. देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एक मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच फ्रॉम कैलोरीमेट्री. ओके, तो नेक्स्ट इज कैलोरीमेट्री. तो देखो इसको हम लोग को समझेंगे. मैं सीधे यहाँ पे ले चलता हूँ आपको. Here is the measurement of delta U and delta H. डेल्टा यू एच एंड डेल्टा यू मेजरमेंट कैसे करेंगे? बाय द एक्सपेरिमेंट, बाय द प्रोसेस, बाय द केमिकल प्रोसेस तो नहीं, एक तरह की एक फिजिकल प्रोसेस हम लोग कह सकते हैं. यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है बट इट्स नॉट इन द मेजर थिंग. तो ये जो क्या है एक प्रोसेस ही समझ लो इसको. केमिकल प्रोसेस हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, फिजिकल केमिकल प्रोसेस भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं. यहाँ पे हम लोग को देखो, यहाँ पे क्या करना है, एक कैलोरीमेट्रिक क्या होता है, एक चैम्बर होता है. कैलोरीमेट्रिक चैम्बर होता है. उस चैम्बर के से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे या फिर हम लोग को मेजर करेंगे डेल्टा एच या फिर डेल्टा यू. तो देखो हम लोग फर्स्ट थिंग, अगर हम लोग को डेल्टा एच मेजर करना है तो डेल्टा एच मेजर करने के लिए हम लोग को डेल्टा एच मेजर करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, डेल्टा एच मेजर करने के लिए हमको क्या चाहिए, कांस्टेंट प्रेशर चाहिए. क्या मेजर करना है तो डेल्टा एच के लिए हमको चाहिए कांस्टेंट प्रेशर. एंड डेल्टा यू अगर हमको मेजर करना है तो हमको चाहिए कांस्टेंट वॉल्यूम चाहिए. डेल्टा यू फॉर द कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा एच फॉर द कांस्टेंट प्रेशर. कांस्टेंट प्रेशर होगा तो हम जो हीट चेंज या फिर टेम्परेचर चेंज आएगा इट्स इक्वल टू द डेल्टा एच. एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो हीट चेंज आएगा या फिर डेल्टा टी आएगा इट्स इक्वल टू डेल्टा यू. सो बस हमको ये थिंग हमको यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटली करना है. यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट दे रखा है, दिस इज द मेजरमेंट फॉर द डेल्टा यू. दिस इज फॉर मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू के लिए. ये जो मेजरमेंट है यहाँ पे किसके लिए, ये डेल्टा यू के लिए मेजरमेंट है. क्योंकि यहाँ पे ये जो चैम्बर है, यहाँ पे जो टेम्परेचर चेंज देखा जाएगा इट्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम. यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर चेंज देखा जाएगा. तो देखो सबसे पहले इस डायग्राम को समझते हैं. यहाँ पे दे रखा है थर्मामीटर, राइट. यहाँ पे फायरिंग लेट दे रखी है फायर लगाने के लिए. और यहाँ पे एक सैंपल, एक ऐसा सैंपल जो क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है, जो जल सकता है. ठीक है, ऐसा एक सैंपल दे रखा है जो क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है, जल सकता है. और इसके अंदर क्या किए, ऑक्सीजन इनलेट कर दिया. वाई ऑक्सीजन, क्योंकि जब भी सैंपल जलेगा तो उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलेगा. तो यहाँ पे क्या कर दिए, इसके अंदर ऑक्सीजन इनलेट कर दिए. और इसके जो पूरा जो कवर है साइड वाला, ये किसका बना है, स्टेनलेस स्टील का बना है. दिस इज फ्रॉम द स्टेनलेस स्टील. हाँ, और इसको हम लोग को इक्वली क्या बोल दिया, इसको बॉम्ब. कंबाइनली इसको क्या बोल दिया है, बॉम्ब बोल दिया. बॉम्ब मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बॉम्ब फटेगा, इट्स नॉट लाइक दैट. पर इसको क्या बोल दिया, बॉम्ब बोल दिया. क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, एक्सप्लोजन रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द बॉम्ब. ओके, और इस बॉम्ब को कंबाइनली इसको क्या बोलता है, बॉम्ब. और इस बॉम्ब को कहाँ रख दिया है, इस बॉम्ब को रख दिया है वाटर के अंदर. इस बॉम्ब को कहाँ रख दिया है, वाटर के अंदर रखा गया है. और ये जो वाटर है, ये पूरा एक वॉल्यूम, इस वाटर का जो वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट रहेगा. भाई कैसे कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इस वाटर पूरा फिल कर चुके हैं और इसके ऊपर क्या लगा दिए, एक पूरी ब्लैक रबर प्लेट लगा दे रखी है ये वाली. तो इससे क्या होगा, जो वाटर का वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा. क्या हो जाएगा, फिक्स रहेगा. अब देखो होगा क्या, अभी इस पूरे ये पूरा जो आपको डायग्राम दिख रहा है, पूरा जो फंडामेंटल आपको दिख रहा है, पूरा ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन दिख रहा है, इसको बोलते हैं कैलोरीमेट्री. इसको बोलते हैं कैलोरीमीटर. और यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ इसको क्या बोला है, अंदर वाले जो पार्ट है स्टेनलेस स्टील का, इसको सिर्फ बॉम्ब बोला है. और इस बॉम्ब को क्या कर दिया, वाटर बाथ में, या फिर वाटर बाथ नहीं बोलो, वाटर में क्या करते हैं, इमर्स कर दिया, वाटर में डुबो के रख दिया. और यहाँ पे थर्मामीटर किस लिए, टेम्परेचर चेंज देखने के लिए, डेल्टा टी मतलब क्या, T2 - T1 देखने के लिए.
भाई पहले कितना टेम्परेचर बाद में कितना टेम्परेचर हुआ वो देखने के लिए, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, हम लोग क्या करना है, जो फायरिंग लेट्स है, फायरिंग लेट्स को कनेक्ट कर दिया, फायरिंग लेट्स को कनेक्ट कर दिया तो करंट क्या हो जाएगा, अंदर सप्लाई होगा, यहाँ पे आएगी चिंगारी मिलेगी, इसको स्पार्क मिलेगा, जो सैंपल रखा है, जो फ्लैमेबल सैंपल है, जो एक्सप्लोजिव सैंपल, इसको क्या मिल जाएगी, एक स्पार्क मिल जाएगा। और जब इसको स्पार्क मिलेगा क्या हो जाएगा, जलना स्टार्ट कर देगा। और जब जलना स्टार्ट करेगा तो अंदर ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई चीज़ जलती है, जलना स्टार्ट कर देगा और एक क्या करेगा, एक हीट जनरेट करेगा, राइट। ये क्या कर देगा, हीट जनरेट करेगा। चलो अगर हीट जनरेट करेगा तो हीट कहाँ होगी, ये हीट ट्रांसफर होगी बाय दिस स्टेनलेस स्टील, बाय दिस स्टेनलेस ये स्टेनलेस स्टील के जरिए क्या हो जाएगी, यहाँ से ये स्टेनलेस स्टील के जरिए क्या हो जाएगी, हीट ट्रांसफर होगी वाटर में, ठीक है। ये हीट क्या हो जाएगी, वाटर में ट्रांसफर हो जाएगी। और जब हीट वाटर में ट्रांसफर होगी साथ साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे थर्मामीटर रखा है, थर्मामीटर से टेम्परेचर चेंज भी पता चल जाएगा कि जो एक्सप्लोजन हुआ है, एक्सप्लोजन से जो हीट बाहर निकली वो वाटर में जाएगी, और वाटर का हीट क्या हो जाएगी, मेजर हो जाएगी थर्मामीटर से। और यहाँ पे देखना एक फ़ैन लगा रखा है, स्टरर लगा रखा है। ये स्टरर क्यों, ताकि जब हीट यहाँ से बाहर आए, ताकि जब हीट यहाँ से बाहर आए, यहाँ से जब हीट बाहर आए यहाँ पे, तो वो हीट यहाँ से जब हीट बाहर आए तो वो हीट क्या हो जाए, पूरे के पूरे वॉल्यूम की क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इसलिए क्या रखा है, स्टरर। हीट बाहर आई, स्टरर घूम चुका है, थर्मामीटर में क्या कर दिया, थर्मामीटर टेम्परेचर चेक कर लिया है। तो मिला क्या हम लोग को, डेटा क्या मिला, डेल्टा टी, हमको क्या मिला है, डेल्टा टी, राइट। और इस डेल्टा टी, ये जो टेम्परेचर चेंज हमको मिला, पहले कितना था और बाद में कितना है, उससे हमको मिला डेल्टा टी, और डेल्टा टी से हमको पता चला है डेल्टा यू। डेल्टा यू हम लोग मेजरमेंट कर सकते, पता कैसे, क्योंकि डेल्टा एज वी नो डेल्टा यू इज इक्वल टू सी पी इंटू डेल्टा टी, सॉरी सी पी नहीं आएगा, डेल्टा यू क्या हो जाएगा, सी वी। तो देखो सी वी क्या एक तरह का स्पेसिफिक हीट है, सी वी क्या एक तरह का स्पेसिफिक हीट है। तो एज वी नो जो स्पेसिफिक हीट जो है वो वाटर की स्पेसिफिक हीट हमको पता है, वाटर की स्पेसिफिक हीट हमको पता है, और वो स्पेसिफिक वाटर की स्पेसिफिक हीट को हम लोग यहाँ पे जो टेम्परेचर चेंज आ रहा है, यहाँ पे जो टेम्परेचर चेंज आ रहा है वाटर के अंदर, उससे अगर मल्टीप्लाई कर दे, यानी डेल्टा टी से, सी को अगर हम लोग डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दे, तो जो हमको वैल्यू मिलेगी, जो हमको एक चेंजेस मिलेगा एनर्जी में, वो हमको किस में मिलेगा, डेल्टा यू में मिल जाएगा। वो क्या मिल जाएगा हम लोग को, इंटरनल एनर्जी चेंज, एज वी नो सी इंटू डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, राइट। सी पता है वाटर का, डेल्टा टी हम लोगों ने यहाँ से मेजर कर लिया। तो ये दिस इज द इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट टू मेजर द डेल्टा यू, राइट। यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं डेल्टा यू। अब बात करते हैं डेल्टा एच की। अभी डेल्टा एच की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग को पता होना चाहिए, डेल्टा एच हम लोग बात की, डेल्टा एच विल बी मेजर एट द कांस्टेंट प्रेशर। तो इसी तरह का एक्सपेरिमेंट यानी कोलरीमेट्री टाइप ही एक्सपेरिमेंट हमको किस में करना है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे करना है। वहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहेगा, वहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो सकता है। वो एक्सपेरिमेंट देखते हैं नेक्स्ट। ओके देखो यहाँ पे एक आपको एक डायग्राम दिख रहा है, फिगर दिख रहा है, एक बाल्टी जैसा फिगर दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे देखो, इसमें अंदर यहाँ पे, लेट मी एक्सप्लेन इट। ओके सो हियर यहाँ पे क्या दे रखा है भैया, यहाँ पे नहीं कि एक आपको बाल्टी जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इट्स ओके। और ये जो पूरा पूरा पैक किससे, फॉर्म पॉलीस्टीरीन कप। ये जो क्या है, पूरा पूरा पैक है फॉर्म से, है ना, पॉलीस्टीरीन फॉर्म से क्या है, पैक है। क्यों पैक है, ताकि अंदर कुछ प्रेशर क्रिएट हो, अंदर वाला प्रेशर या फिर बाहर का कोई प्रेशर इस चैम्बर के अंदर ना लगे, मतलब इसके अंदर वाला जो प्रेशर हो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। इसलिए क्या लगा दिया है, पॉलीस्टीरीन कप से क्या कर दिया, इसको ढक दे रखा है। यहाँ पे थर्मामीटर है,
इसके अंदर क्या है, दिस इज द रिएक्शन मिक्सचर। भाई रिएक्शन मिक्सचर क्या करेगा, रिएक्शन मिक्सचर रिएक्शन करेगा, ठीक है, रिएक्शन मिक्सचर रिएक्शन करेगा। कैसे रिएक्शन करेगा, या तो एंडोथर्मिक करेगा या तो एक्सोथर्मिक, कुछ भी रिएक्शन कर सकता है ना। एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी या तो फिर एक्सोथर्मिक। एज वी नो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी सराउंड से, एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी सराउंड से क्या कर रही है, हीट एब्जॉर्ब कर रही है। और जब सराउंड से हीट एब्जॉर्ब होगा तब जो डेल्टा एच होगा, ठीक है, डेल्टा एच हमको पता है, डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू हीट चेंज, है ना, सॉरी हीट, डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, हीट पे डिपेंड करता है, QP। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी यानी क्या हो रही है, बाहर से सराउंड से हीट एब्जॉर्ब हो रही है, सराउंड से जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो ये जो रिएक्शन मिक्सचर की जो एंथैल्पी हो क्या होगी, बढ़ेगी, यानी डेल्टा एच की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, एज वेल एज डेल्टा QP भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। QP से तो हम लोग पता कर सकते हैं डेल्टा एच, बाहर से हीट एब्जॉर्ब हो रही है, QP बढ़ेगा, हीट क्या होगा, बढ़ेगा, हमको मिल जाएगा, डेल्टा एच मिल जाएगा, राइट। वही फार्मूला भी लगा सकते हैं हम लोग, डेल्टा एच इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी। बट अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, और डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। बट इफ द रिएक्शन, इफ दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक रिएक्शन होती है जिसमें क्या होगी, हीट इवॉल्व होती है, हीट क्या होती है, सराउंड में जाती है, सिस्टम में से हीट सराउंड में जाती है, तो इट्स अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे हो रही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर होगी तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एच की वैल्यू QP क्या हो जाएगा, माइनस, डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा, माइनस। और यहाँ पे जो है प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्यों नहीं कांस्टेंट, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक रिएक्शन मिक्सचर इस तरह से लिखा रखा है, क्या पूरी की पूरी जो भी ये जो चैम्बर है ये पूरा पूरा भरा हुआ नहीं है, यहाँ पे रिएक्शन मिक्सचर यहाँ तक ही रखा है। ये रिएक्शन मिक्सचर अपना वॉल्यूम बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, डिपेंड ऑन दैट रिएक्शन, राइट। तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं, बट क्या कांस्टेंट है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। और इस प्रेशर कांस्टेंट पे हम लोग को डेल्टा टी मिल गया तो हम लोग डेल्टा एच फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव मिला तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा एच नेगेटिव मिला तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। बस इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, सिंपल रिएक्शन, सिंपल कंसेप्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट है एंथैल्पी चेंज। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है एंथैल्पी। यहाँ पे हेडिंग देख रहे हैं एंथैल्पी चेंज डेल्टा RH ऑफ रिएक्शन, या फिर बोल सकते हैं हम लोग रिएक्शन एंथैल्पी। देखो रिएक्शन एंथैल्पी को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिएक्शंस। देखो क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शंस होती है, किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट। जो भी केमिकल रिएक्शन होगी रिएक्टेंट से बनेंगे प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। तो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो एक रिएक्टेंट की एंथैल्पी हम लोग बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और यहां पे हम लोग बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की एंथैल्पी और प्रोडक्ट की एंथैल्पी मैप कैलकुलेट करो, और वो जो डिफरेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, एंथैल्पी चेंज। दैट मीन्स समझो क्या हो जाएगा, HP द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस HR द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, डेल्टा H द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। प्रोडक्ट के एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी क्या हो जाएगी, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, या फिर बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे जो स्मॉल आर जो डिनोटेड कर रहा है ये नोट
ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्शन को। यहाँ पे प्रोडक्ट एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट एंथैल्पी इज नोन एज अ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या फिर रिएक्शन एंथैल्पी। तो जनरली क्या होती है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, यानी कि एक रिएक्टेंट है तो एक प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे होता है ना कि हाइड्रोजन के 2 मोल्स, हाइड्रोजन का 1 मोल्स, हाइड्रोजन के 2 मोल्स, ऑक्सीजन का 1 मोल, प्रोडक्ट बनेंगे 2 मोल। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट मेंशन करना भी बहुत ज़रूरी है कि भाई रिएक्टेंट ऐसा जरूरी नहीं कितने एक ही रिएक्टेंट उससे एक ही प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट से 2-3 प्रोडक्ट बन सकते हैं, 2-3 रिएक्टेंट से 4-5 प्रोडक्ट बन सकते हैं, यानी वो फिक्स नहीं होता। तो इसको और अच्छे डिटेल में हम लोग को रिविजन करना है तो हम लोग को यूज़ करना पड़ता है समेशन, हमको यूज़ करना पड़ता है समेशन। देखो क्या होता है समेशन में, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए आई फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे एच पी माइनस बी आई रिएक्टेंट के लिए सपोज कर लो एच आर, ठीक है। तो ये हम लोग को फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ए आई क्या है, कोएफिशिएंट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो दिस कैन अप्लाई फॉर द यूनिवर्सल रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, राइट। व्हाई वी यूज दिस, बिकॉज ऑफ देयर इज अ मेनी रिएक्टेंट गिव्स द मेनी प्रोडक्ट्स, दैट इज व्हाई वी टुक दिस formulas, right? So let's go to next. नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट एक एग्जांपल है CH4 मीथेन का। ओके, मीथेन रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ CO2H2O। ओके, ये देगा CO2 प्लस H2O। ठीक है, दिस इज द रिएक्शन। सो देखो एंथैल्पी, यहाँ पे हम लोग को देखना है रिएक्शन एंथैल्पी। सो हियर वी कैन कंसिडर इट एंथैल्पी चेंजेस इन रिएक्शंस। तो देखो दिस इज द रिएक्टेंट, दिस इज आवर प्रोडक्ट। यहाँ पे हम लोग अगर उस तरह से जो फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, रिएक्शन एंथैल्पी फार्मूला जो हम लोग फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, डेल्टा RH इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा समेशन ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी समेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड समेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो प्रोडक्ट के लिए क्या है CO2। देखना रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस है नहीं है, देख लो, चेक कर लो, ठीक है। यहाँ पे 2, वहाँ पे ठीक है, चलो ओके। कोएफिशिएंट लगाना यहाँ पे ज़रूरी है। यहाँ पे क्या था हम लोग फार्मूला क्या था, हम लोग को देखना है प्रोडक्ट के लिए। तो प्रोडक्ट के लिए देखो क्या होगा, प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे होगा CO2 का तो कोई कोएफिशिएंट नहीं है, CO2 का कोई कोएफिशिएंट नहीं है। CO2 क्या हो जाएगा HM मतलब ये हो जाएगी मोलर एंथैल्पी, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे CO2 किस फॉर्म में भैया, गैस फॉर्म में, यहाँ लिख दो CO2 गैस फॉर्म में। एंड इसको भी गैस फॉर्म में कंसिडर करते हैं, जब ये रिएक्शन होती है तब गैस फॉर्म में बनेगी। प्लस और कौन सा प्रोडक्ट है हमारे पास यहाँ पे, H2O। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे HM H2O, यहाँ पे हम लिख देते हैं HM H2O, राइट। माइनस रिएक्टेंट क्या हो जाएगा HM। मीथेन का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, एज इट इज आएगा मीथेन CH4, इसके आगे क्या है कोएफिशिएंट, इसके आगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे मीथेन का कुछ नहीं आएगा, प्लस कौन आएगा यहाँ पे O2, HM इसके आगे आएगा O2।
तो इस तरह से हम लोग को रिएक्शन की एंथैल्पी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी जो एंथैल्पी काउंट की यहाँ पे नहीं दी रखी इसकी एंथैल्पी, ओके, एंड वी आर नॉट गोइंग टू मेंशन हियर एंथैल्पी इस रिएक्शन की। अभी जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, हम लोग एंथैल्पी, रिएक्शन एंथैल्पी हमको पता चल गई प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो इस तरह से हम लोग को फाइंड आउट करनी है, राइट। कितने प्रोडक्ट के मोल है, कितने रिएक्टेंट के मोल है, उसका क्या लगाना है हमको, कोएफिशिएंट लगाना बहुत जरूरी है। अगर देखो यहाँ पे हम लोग एंथैल्पी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हमको CO2 की मोलर एंथैल्पी पता होनी चाहिए, H2 की मोलर एंथैल्पी पता होनी चाहिए, मीथेन की मोलर एंथैल्पी पता होनी चाहिए, एंड ऑक्सीजन की मोलर एंथैल्पी पता होनी चाहिए। इन सबका मोलर एंथैल्पी अगर हम लोग डेटा जो है एज अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे अगर वो कैलकुलेट करके रख दें तो हम लोग को मिल जाएगा इस रिएक्शन की एंथैल्पी मिल जाएगी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। बस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में ज़्यादा कुछ खास है नहीं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में सिर्फ आपको ये समझना है कि जो भी रिएक्टेंट दे रखे, जो भी रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, उसके जो कंपोनेंट है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के जो कंपोनेंट है वो उसके स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। स्टैंडर्ड एंथैल्पी तब कहेंगे जब उसके जो कंपोनेंट है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है रिएक्शन के, रिएक्टेंट पकड़ लो या तो फिर प्रोडक्ट पकड़ लो, दोनों क्या होने चाहिए, अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। दैट टाइम द एंथैल्पी इज नॉन एज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी। देखो सिंपली अगर हम लोग समझे कैसे, तो जो इथेनॉल है, इथेनॉल अपने स्टैंडर्ड स्टेट में कब रहता है, प्योर फॉर्म, प्योर इथेनॉल है ना। इथेनॉल अपने प्योर फॉर्म में तब रहता है जब उसका टेम्परेचर कितना हो, 298 केल्विन, 298 केल्विन, एंड एट 1 बार प्रेशर इथेनॉल क्या हो जाएगा, अपने स्टैंडर्ड स्टेट में रहेगा। इथेनॉल क्या हो जाएगा, अपने स्टैंडर्ड स्टेट में रहेगा। कब, जब टेम्परेचर कितना हो, 298 केल्विन, और प्रेशर कितना हो, 1 बार। एट दैट टाइम इथेनॉल ऑन इज स्टैंडर्ड स्टेट। तब जाके जो रिएक्शन होगी तो उसका जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज हो जाएगा। आयरन एट 1 बार प्रेशर और 500 केल्विन जब टेम्परेचर होगा, तब जो आयरन होता है, आयरन अपने क्या होता है, स्टैंडर्ड स्टेट में होता है। तो कंपोनेंट या रिएक्टेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में रिएक्शन करते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तब जो एंथैल्पी चेंज आती है इज नॉन एज अ स्टैंडर्ड एंथैल्पी। सो इतना सा दे रखा है इसके अंदर। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो भाई देखो फेज ट्रांसफॉर्मेशन कैसे, अभी कोई जैसे हम लोग बात करते हैं वाटर की, अगर वाटर क्या हो, आइस फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस सॉलिड, राइट, ये बनेगा H2O लिक्विड। ये आइस है, क्या है, वाटर, ये सॉलिड है, ये क्या है, दिस इज लिक्विड, दिस इज सॉलिड एंड दिस इज लिक्विड। सो ये क्या होगा, इसकी जो फेज चेंज यानी फेज ट्रांसफर जो एंथैल्पी है एट 273 केल्विन, 273 केल्विन समझ दो 0 डिग्री सेल्सियस, राइट, 273 केल्विन, 1 बार प्रेशर, ये क्या हो जाएगा, H2O से, आइस से क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज जो आएगा, यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो रिएक्शन एंथैल्पी भी, तो चलो इसको रिएक्शन एंथैल्पी कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज आएगा दिस इज 6 किलो जूल पर मोल, ठीक है। यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो आ जाएगा 6 किलो जूल पर मोल। इसी एंथैल्पी को हम लोग फ्यूजन एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। फ्यूजन एंथैल्पी कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है एट स्टैंडर्ड स्टेट। यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है और कितना लिक्विड हो रहा है, 1 मोल। मोल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। 1 मोल H2O से क्या बन रहा है, 1 मोल
H2 बन रहा है, 1 मोल सॉलिड H2 से क्या बन रहा है, 1 मोल लिक्विड H2, 1 मोल आइस से क्या बन रहा है, 1 मोल वाटर बन रहा है। तो यहाँ पे जो फेज चेंज आएगा, ये फेज चेंज किस तरह का है, यहाँ पे हो क्या एक तरह का फ्यूजन हो रहा है, तो हम लोग क्या लिखना है यहाँ पे FH 6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, रिएक्शन भी तो हो रही है यहाँ पे, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, तो ये भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं, एंड फ्यूजन भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं। तो एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें हम लोग ये देखेंगे। इसके अंदर कोई एक एग्जांपल, इसकी डेफिनेशन आप लोग याद रखना, जो भी चेंज हो रहा है, स्टेट्स क्या हो रहा है यहाँ पे, जो भी एंथैल्पी चेंज, जो फेज ट्रांसफर एंथैल्पी जो चेंज हो रही है, इसमें स्टेट ट्रांसफर हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड, या फिर सॉलिड टू आप समझ लो डायरेक्ट गैस बन सकता है, तो वेपराइजेशन आ जाता है, सॉलिड टू वेपराइजेशन हो जाएगा, लिक्विड टू गैस हो जाएगा, बॉइलिंग हो जाएगा, सॉरी वेपराइजेशन होगा, सॉलिड टू गैस हो जाएगा सब्लिमेशन, राइट, सॉलिड टू गैस क्या होगा, सब्लिमेशन, लिक्विड टू गैस जाएगा वेपराइजेशन। तो इस तरह के एंथैल्पीज यहाँ पे चेंज हो रही है। ये कौन सी एंथैल्पी होगी, फेज ट्रांसफर। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल दे रखा है, लेट्स सी, और भी एक एग्जांपल है CO2 वगैरह का, देखते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। तो नाइट्रोजन के लिए देखो, नाइट्रोजन के लिए 63 केल्विन, 63 केल्विन पे नाइट्रोजन क्या होता है, ये सॉलिड टू लिक्विड में होता है 63 केल्विन, यानी बहुत कम टेम्परेचर होगा 63 केल्विन, मतलब 63 केल्विन पे नाइट्रोजन हो जाता है लिक्विड में कन्वर्ट, सॉलिड नाइट्रोजन होता है लिक्विड में कन्वर्ट, और उसका जो एंथैल्पी चेंज होता है किलो जूल पर मोल के हिसाब से 0.72, राइट। यही अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो लिक्विड बना उसको हम लोग वेपराइज करेंगे, तब टेम्परेचर कितने टेम्परेचर वेपराइज होगा, 77.35, ठीक है, 77.35 केल्विन पे वेपराइज होगा, और उसका एंथैल्पी हो जाएगी वेपराइजेशन एंथैल्पी 5.59 किलो जूल पर मोल। उसी तरह सबके लिए हमारे सबसे नॉन जो है, हमारे सबसे नॉन क्या है, H2O, 273.15 केल्विन पे वाटर क्या होता है, आइस टू लिक्विड हो जाता है, वाटर क्या होता है, लिक्विड टू सॉलिड टू लिक्विड, एंड 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, ये लिक्विड टू गैस। तो यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन एंड, ये किसके लिए हो जाएगा, वेपराइजेशन के लिए। तो चलो यहाँ H2 का तो हम लोग देख लिया, H2 का हम लोगों ने देख लिया कि H2 का क्या हो रहा है, यहाँ पे H2 का वेपराइजेशन हो रहा है भाई। तब एंथैल्पी चेंज कितने, 40.79 किलो जूल पर मोल। क्या हो रहा है, H2 लिक्विड से क्या हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। कॉल इट स्टैंडर्ड एंथैल्पी वेपराइजेशन। हम ठीक है, हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम लोग, लिक्विड तो क्या बन रहा है गैस में। अगर कोई 1 मोल लिक्विड को हम लोग को उसके 1 मोल गैस में कन्वर्ट करना है, 1 मोल लिक्विड को हमको उसके 1 मोल गैस में कन्वर्ट करना है, तब जाके हम जो हीट देते हैं 1 मोल लिक्विड टू 1 मोल गैस बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट है, वो रिक्वायर्ड हीट क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। लिक्विड टू क्या बनाना है हम लोग, गैस, 1 मोल लिक्विड टू क्या बनाना है, 1 मोल गैस, और जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी वो क्या कहलाएगी, वेपराइजेशन एंथैल्पी, क्या कहलाएगी, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, राइट, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। उसी तरह अगर हम लोग CO2 के लिए देखें, हम लोग CO2 के लिए अगर देखें तो एज वी नो CO2 जो होती है सॉलिड, हम लोग इसको ड्राई गैस भी बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो हो रहा है, ये हो रहा है सब्लिमेशन हो रहा है, किसी सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना, इट्स नॉन एज अ सब्लिमेशन। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज आ रहा है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज आ रहा है, 1 मोल CO2 किस में हो रहा है, 1 मोल गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी होगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहलाएगी। यहाँ पे क्या करेगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, जो कितनी है यहाँ पे, तो इतनी है भैया, 25.2 किलो जूल। CO2 के लिए कितनी एंथैल्पी है यहाँ पे, डेल्टा H सब्लिमेशन एंथैल्पी
ठीक है, ये क्या हो जाएगी, सब्लिमेशन एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ओके, यहाँ पे प्रेशर हमेशा याद रखना, प्रेशर इज ऑन, प्रेशर इज ऑलवेज इन 1 बार, 1 बार प्रेशर में हम लोग जो भी कंडीशन देख रहे हैं एट 1 बार प्रेशर, राइट। लेकिन टेम्परेचर यहाँ पे वेरी करता है, जैसे सब्लिमेशन के लिए टेम्परेचर कितना है, सब्लिमेशन के लिए टेम्परेचर है CO2 के लिए सब्लिमेशन टेम्परेचर है 195, इसके लिए क्या है ये 195, ठीक है। अब जो बात करते हैं हम लोग, जो एंथैल्पी चेंज जो है, फ्यूजन एंथैल्पी चाहे फिर हम लोग वेपराइजेशन एंथैल्पी बोले, तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है कि भाई जैसे वाटर की वेपराइजेशन एंथैल्पी या फिर फ्यूजन एंथैल्पी ज़्यादा है एज कंपेयर टू, वाटर की वेपराइजेशन या फिर फ्यूजन एंथैल्पी क्या है ज़्यादा एज कंपेयर टू, हम लोग बात करें एसीटोन के कंपेरिजन अगर हम बात करें तो एसीटोन की फ्यूजन एंथैल्पी एज कंपेयर टू वाटर क्या है, कम है। इथेनॉल की भी वाटर से कम है, इथेनॉल की तो देखा जाए इथेनॉल की क्या है वाटर से कम है, और इथेनॉल से कम किसकी है, एसीटोन की। जो वेपराइजेशन एंथैल्पी है या फिर फ्यूजन एंथैल्पी, कंसीडर कर लो फ्यूजन एंथैल्पी, चलो देख लेते हैं, स्टैंडर्ड फ्यूजन एंथैल्पी ऑफ वाटर इज हायर देन स्टैंडर्ड फ्यूजन एंथैल्पी ऑफ एसीटोन, ठीक है। वाटर आपको याद होगा, वाटर होता है H2O, एसीटोन जो होता है CH3, C डबल बॉन्ड OCH3। वाटर की फ्यूजन एंथैल्पी ज़्यादा है, यानी यहाँ पे जो है, यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर, यहाँ पे जो इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है क्या है, वो जो फोर्स है वो क्या है, ज़्यादा है। इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स वाटर में ज़्यादा है, क्यों, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग ढंग से पढ़ी तो आपको पता होगा हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, सॉरी वाटर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, नियर अबाउट 4 हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर बना लेता है। तो ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड वो भी कैसे होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं, इंटरेस्ट इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। तो वाटर की खासियत क्या है, इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, दैट इज वाई ये आसानी से ये एक दूसरे को छोड़ते नहीं, ये मॉलिक्यूल आसानी से एक दूसरे को छोड़ते नहीं है, अपने आपस वाले जो मॉलिक्यूल्स है दूसरे उसको पकड़ के रखते हैं, इसलिए क्या करना पड़ता है, इसको ज़्यादा हीट देनी पड़ती है और इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, दैट इज़ वाई जो एक्स्ट्रा एनर्जी जा रही है एज कम्पेयर टू एसीटोन, इट्स बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है एसीटोन में नहीं होती, एसीटोन इज नॉन पोलर कंपाउंड, लेकिन इनके अंदर भी फोर्स होता है, लंदन डिस्पर्स फोर्स, एंड जो आप पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर गैसीय स्टेट, चैप्टर नंबर 5 में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी फोर्स तो होता है, एसिडोन के मॉलिक्यूल और दूसरे एसिडोन के मॉलिक्यूल बीच भी अट्रैक्शन फोर्स होता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन दिस। इसके कंपेरिजन में फ्यूजन एंथैल्पी या फिर वेपराइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, वाटर की ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू एसीटोन। सो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। न्यूमेरिकल आप लोग ट्राई करना घर पे, न्यूमेरिकल में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, द ऑल न्यूमेरिकल आर वेरी सिंपल ऑन डिपेंड ऑन दैट टॉपिक का आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता चल गया आप लोग को, आपको क्या करना है, सिर्फ उसका फार्मूला न्यूमेरिकल पे कैसे अप्लाई करना है, आपको न्यूमेरिकल ट्राई करना है। यहाँ पे जो भी है एग्जाम बुक में दे रखे सारे एग्जाम्पल आप ट्राई कर लेना। तो यहाँ पे एक टेबल दे रखा है, दिस इज टेबल फॉर फ्यूजन फॉर्मेशन आता है, ये फॉर्मेशन का टेबल है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे नया शेडिंग जो आ रही है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो देखो यहाँ पे मैं शॉर्टकट में आपको बता दूँ, नोट में चलते हैं।
स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन आपको बता दूं कि हमको पता है कि क्या बनता है, कोई भी रिएक्शन अगर होती है तो कोई भी कंपाउंड जो बनता है, कंपाउंड कैसे बनता है, एटम से बनता है, कंपाउंड बनता है एलिमेंट से बनता है, फिर एटम से बनता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी हमें इतना जानना है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी इज कंसीडर फॉर द, कि जैसे कोई कंपाउंड बन रहा है, कोई कंपाउंड बन रहा है, जैसे बात करूं मैं H2O अगर बन रहा है, राइट, फॉर्मेशन हो रहा है H2O, H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, तो H2 का फॉर्मेशन कैसे होगा, वी नो हाइड्रोजन प्लस हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स अस H2O। और ये हाइड्रोजन किस स्टेट में होता है, गैसीय स्टेट में, ये ऑक्सीजन किस स्टेट में होता है, गैसीय स्टेट में। क्या बन रहा है, गैसीय स्टेट में H2O बन रहा है, बाद में H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन हुई, इस रिएक्शन में देखना, ये एक एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तो हो जाएगा हमारे लिए कंपाउंड, ये क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, H2O फॉर्म हुआ, और हमारे एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी तब बोलते हैं जब जो एलिमेंट जो होते हैं, जिस कंपाउंड का जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसके जो एलिमेंट क्या होते हैं, अपने स्टेबल स्टेट में होने चाहिए, स्टेबल स्टेट। तो वी नो दैट हाइड्रोजन का स्टेबल स्टेट क्या है, गैस, ऑक्सीजन भी क्या है, अपने स्टेबल स्टेट में। स्टेबल स्टेट से एलिमेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट अगर फॉर्म करते हैं तो वो कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी। तो H2 की स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी की वैल्यू कुछ दे रखी होगी यहाँ पे वो हम लोग देखते हैं। यस, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ H2O होती है -285.8 किलो जूल पर मोल इनवर्स, राइट। इसको जो फॉर्मेशन एंथैल्पी होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी एफ हम लोग बात करेंगे। देखो स्टैंडर्ड के लिए हमेशा एक चीज़ बताना भूल गया, स्टैंडर्ड के हमेशा क्या करना है हम लोग को, H के ऊपर क्या लिखाना है, इस तरह लिखना है, इस तरह का सिंबल, इस तरह का सिंबल क्या करता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी को डिनोट करता है, राइट। तो ये सिंबल स्टैंडर्ड एंथैल्पी को डिनोट करता है। तो ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी जब भी जिक्र होगा हमको H के ऊपर ये लगाना है, इस तरह से H के ऊपर क्या रखना है, हम लोग ये रखना है। तो वाटर की स्टैंडर्ड एंथैल्पी पता चली हम लोग 285 किलो जूल पर मोल। यहाँ से आपको पता चल गया होगा, यहाँ पे माइनस लगा मतलब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी जो है, ये जो रिएक्शन होगी नेगेटिव एंथैल्पी आ रही है, वो नेगेटिव एंथैल्पी शो करिए, दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दैट इज वाई जब हाइड्रोजन जलती है तो एक्सप्लोजन होता है बहुत बड़ा, दिस इज द, दैट इज बिकॉज ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, राइट। दूसरी एक है ग्रेफाइट एंड मीथेन के बीच, ओके। देखो कार्बन है, कार्बन कौन सा है, ग्रेफाइट। हमको पता है कार्बन जो होता है, जो कार्बन होता है, कार्बन स्टेबल होता है किसमें, ग्रेफाइट के रूप में स्टेबल होता है। जो कोल भी कैसे, कोल प्योर फॉर्म तो है नहीं, लेकिन फिर ना कोल भी कंसीडर कर सकते हैं एज ए प्योर फॉर्म, लेकिन कोल में थोड़ी इंप्योरिटी ज़्यादा होती है। प्योर फॉर्म कार्बन क्या होते हैं, ग्रेफाइट एंड डायमंड होता है। तो डायमंड तो रिएक्शन नहीं करने वाला, लेकिन ग्रेफाइट करेगा। ग्रेफाइट किसके साथ रिएक्शन करेगा, चलो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा दो। कितने मोल हाइड्रोजन आ गए यहाँ पे, 2 मोल हाइड्रोजन आ जाएंगे, 1 मोल ग्रेफाइट है, ये बनाएगा मीथेन। ये क्या बनाएगा, ये मीथेन बनाएगा। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट है मीथेन के, जो कंपोनेंट किस स्टेट में, अपने स्टेबल स्टेट में, ये किस स्टेट में, अपने गैसीय स्टेट में। ये क्या है, सॉलिड अपना ग्रेफाइट। ये जो मीथेन बन रहा है क्या बन रहा है, गैसीय स्टेट में। तो जो कंपाउंड बन रहा है यहाँ पे, वो कंपाउंड किससे बन रहा है, उस एलिमेंट से बन रहा है जो अपने स्टेबल स्टेट में है। दैट इज वाई दिस इज द, इसकी जो एंथैल्पी होगी इज नोन एज द स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि चलो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी समझ रहे हैं, लेकिन फिर नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी कैसे होगी, उसके भी एग्जांपल देखते हैं। फिलहाल ये आपको क्लियर है। देखो इथेनॉल का भी एक अच्छा सा एग्जांपल दे रखा है। इथेनॉल का एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। पहले इसकी एंथैल्पी कितनी है, इसकी एंथैल्पी है
सॉरी इसकी एंथैल्पी है -78 किलो जूल पर मोल, राइट। हम लोग की बात करते हैं अभी इथेनॉल की। कार्बन ले लो 2 मोल, C2H5OH, ओके C2H5OH। ऑक्सीजन ले लो 2 मोल। देखो इथेनॉल का फार्मूला C2H5OH, ओके 3H2 C2H5OH। यहाँ पे देखना सारी चीज़ें, यहाँ पे जो एलिमेंट है कार्बन, कार्बन किस स्टेट में, अपने ग्रेफाइट वाले स्टेट में होगा, स्टेबल स्टेट में। ऑक्सीजन क्या है, गैसीय स्टेट में, स्टेबल स्टेट में। हाइड्रोजन क्या है, स्टेबल स्टेट में। इससे क्या बन रहा है, 1 मोल बन रहा है, 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है। प्रोडक्ट भी फोकस करना, प्रोडक्ट कितना मोल बनना चाहिए, 1 मोल प्रोडक्ट ही बनना चाहिए। यहाँ पे भी 1 मोल ही प्रोडक्ट बन रहा है। वाटर के अंदर भी क्या बना रहा था हम लोग, 1 मोल प्रोडक्ट ही बना रहे थे। तो यहाँ पे भी जो स्टैंडर्ड जो एंथैल्पी आएगी चेक, वो क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी की वैल्यू है -277 किलो जूल पर मोल, ठीक है। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ इथेनॉल फॉर्मेशन। अब बात करते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल के जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी हम लोग उसको नहीं कहते। रिएक्शन हो रही लेकिन हम उसको रिएक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी में कंसिडर नहीं किए करते। देखो कैसे, बिकॉज जैसे हम लोग बात करते हैं, हम लोग को पता है कैल्शियम ऑक्साइड CO2 गैस, इसको सॉलिड एक गैस, ये बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। देखो कंपोनेंट तो है, CO2 गैस भी है, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, चलो सॉलिड स्टेट में कंसीडर कर लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। बट यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो रिएक्शन एंथैल्पी चेंज कहेंगे हम लोग उसको। यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज आएगा हम लोग रिएक्शन एंथैल्पी चेंज कहेंगे, ना कि स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी। क्यों, बिकॉज यहाँ पे देखना एक कंपोनेंट कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम भी है, ऑक्सीजन भी है, इस 2 अलग एलिमेंट है, ये 2 क्या है, अलग एलिमेंट है। दैट इज वाई ये अपने स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट में नहीं है। जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है उसके एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेबल कंपोनेंट में होने चाहिए, जहाँ पे CO2 तो है लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड नहीं है। दैट इज वाई यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज आएगी वो एंथैल्पी चेंज, यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू आ रही है वो है -178 किलो जूल पर मोल। बट वी आर नॉट कॉल दिस फॉर्मेशन एंथैल्पी, हम इसको फॉर्मेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी नहीं बोल रहे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिएक्शन एंथैल्पी बोल सकते हैं। रीजन आपको पता है। बाद में दूसरा एक एग्जांपल है H2Br2, H2Br2। तो यहाँ पे देखो 2HBr बनेगा, राइट। यहाँ पे क्या बनेगा, H2Br2 क्या बन जाएगा, 2HBr बनेगा। अब बात क्या है कि यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज आ रहा है उसको हम लोग फॉर्मेशन एंथैल्पी नहीं कहेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा RH। यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज आएगा हम लोग रिएक्शन एंथैल्पी कहेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, मोल कितने बन रहे हैं, 2 मोल HBr के बन रहे हैं, 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल ब्रोमीन, सेपरेट कंपोनेंट, स्टेबल कंपोनेंट। ब्रोमीन भी गैस ही पकड़ लो, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म स्टेबल होता है, ठीक है। गैस लिक्विड बन रहे प्रोडक्ट, बट मोल कितने बन रहे, 2, 1 मोल बनना चाहिए, 1 मोल बनेगा तभी हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी। अदरवाइज उसको क्या कंसीडर करेंगे हम लोग, रिएक्शन एंथैल्पी। तो इसके रिएक्शन एंथैल्पी देख लेते हैं। चलो रिएक्शन एंथैल्पी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे कर लेंगे डिसाइड, लेकिन अगर हम लोग बात करें स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या होगी, इस रिएक्शन की हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है, तो हमको कंसीडर करना पड़ेगा कि 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल ब्रोमीन, 2 मोल HBr। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके मोल आधे कर देंगे, हम लोग कर देंगे हाफ मोल हाइड्रोजन प्लस हाफ मोल ब्रोमीन ले लेंगे, तो HBr बनेगा 1 मोल। और अभी जो एंथैल्पी चेंज आएगा, अभी जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो एंथैल्पी चेंज को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी चेंज बोल सकते हैं। क्यों, बिकॉज अभी जो प्रोडक्ट बन रहा है कंपोनेंट के चलते, अभी जो प्रोडक्ट बन रहा है कितना बन रहा है, सिर्फ 1 मोल बन रहा है, 1 मोल प्रोडक्ट बनना जरूरी है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, जो रिएक्शन एंथैल्पी यहाँ पे आ रही है उसका डिवाइड बाय 2 कर दो तो हमको यही वैल्यू मिलने वाली है स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी की। तो देखो यहाँ पे दे भी रखा है, यहाँ पे दे रखा है
और H2 के लिए कितनी होती है, -178 है, माइनस नहीं है 178, यस, हाफ ऑफ कर दिया हम लोगों ने इसको, 2HBr। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी होती है -36.4 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यहाँ पे 2 से डिवाइड तो नहीं होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा 178, वहाँ पे डिवाइड होगा 6 से। ठीक है, ऑल ओवर क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कंपाउंड क्या हो जाएगा, हाफ हो रहा है, जो एनर्जी मिलेगी वो तो किस में कट हो जाएगा, वो जो रिएक्शन एंथैल्पी किस में थी, -78 किलो जूल पर मोल, और फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या कहलाएगी उसकी, -36.4 किलो जूल पर मोल। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रोडक्ट एक ही बनाना है, 1 मोल ही बनाना है। हमने क्या कर रहे हैं, इसके मोल हाफ, इसके मोल हाफ, यानी इसकी एंथैल्पी हाफ, इसकी एंथैल्पी हाफ, इसकी एंथैल्पी भी हाफ, तो क्या बन जाएगा टोटल। अगर हम लोग इस वैल्यू को 6 से डिवाइड करते तो हम लोग को मिल जाती है 36.4 किलो जूल पर मोल, राइट। तो आई होप आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी आपको पता चल गई होगी। स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी आपको पता चल गई, आई होप। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इसी में से एक है जैसे अभी हम लोगों ने रिएक्शन देखी थी ये वाली, CO2 देखो, यहाँ पे हम लोग ये वाली रिएक्शन देखी, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि दिस इज द नॉट स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी, यहाँ पे हम लोग नहीं बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो ये वाली रिएक्शन क्या है, एक फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर उल्टा हम लोग देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो हम लोग को मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड मिलेगा, ये मिलेगा गैसियस फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पे इसको हम लोग क्या करनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, +178। इसकी एंथैल्पी कितनी है, कितनी एंथैल्पी थी इसकी एंथैल्पी 178। सीधा यहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। देखो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। कैल्शियम ऑक्साइड की हम लोग क्या करनी है, एंथैल्पी लेनी है, CO2 की एंथैल्पी लेनी है -63। कैल्शियम कार्बोनेट हमको मिलेगा +178 किलो जूल पर मोल। ये आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखो कैसे, ये 178 प्लस कैसे मिला हम लोग को, यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को पता चले, आपको क्या पता है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, ये क्या है, रिएक्टेंट। तो हम लोग को पता है प्रोडक्ट की एंथैल्पी, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट की मोलर एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की मोलर एंथैल्पी, ठीक है। प्रोडक्ट की मोलर एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की मोलर एंथैल्पी। चलो प्रोडक्ट जो है कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2, कैल्शियम ऑक्साइड की मोलर एंथैल्पी टेबल में दे रखी होगी यहाँ पे। यहाँ पे देखना कैल्शियम ऑक्साइड की है 6, कैल्शियम ऑक्साइड की है 63 -635.09। ये क्या है, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। और क्या क्या था वहाँ पे, CO2 भी था, तो ये क्या है CO2, ठीक है। ये क्या है CO2, हमको माइनस करना था, क्या माइनस करना था हमको, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या था, रिएक्टेंट हमारा, ठीक है। तो ये सारी अगर वैल्यू हम रखते हैं उस वाले एग्जाम्पल में, इस वाले एग्जाम्पल की सारी वैल्यू अगर हम रखते हैं तो हमको इसकी वैल्यू मिलती है +178, जो कि बुक में दे ही रखा है, ठीक है, जो आपकी बुक में दे रखा है कैसे किया है, राइट। तो हर किसी कंपोनेंट की मोलर फॉर्मेशन एंथैल्पी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दे रखी है, और हम लोग को वहाँ से पता चल जाएगा कि
हमको कितनी एनर्जी देनी है। जैसे देखो ये वाली रिएक्शन आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे रिएक्शन दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड एंड क्या किया है CO2 का जो एंथैल्पी है, फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या कर दी है, प्लस माइनस क्या करना है हम लोग को, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बस वही वैल्यू 63 प्लस में माइनस फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो हम लोग क्या मिल जाएगा 178 किलो जूल पर मोल। तो इस तरह क्या होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या होती है, कैलकुलेट की जाती है टेम्परेचर, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर उसको क्या किया जाता है, डेटा को सेव किया जाता है। तो जैसे अगर कल को हमको क्या करना है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हमको तोड़ के किस में कन्वर्ट करना है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हमको किस में बनाना है, लाइम एंड गैस में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग को जितनी एनर्जी चाहिए उस चीज़ के लिए हम उतनी एनर्जी देंगे, एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देंगे। मतलब जैसे होता है ना कि अगर हम लोग ये डेटा सेव कर लेते हैं, फॉर्मेशन एंथैल्पी चेंज का डेटा अगर हम लोग सेव कर लेते हैं, तो कोई रिएक्शन जैसे हो रही है, कुछ रिएक्शन को सपोज आप अगर टेम्परेचर के फॉर्म में देखें या फिर एनर्जी के फॉर्म को हम टेम्परेचर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सपोज कोई रिएक्शन हो रही है 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही रिएक्शन ने क्या आसानी से हो जाएगी और हमको हमारी प्रोडक्ट मिल जाएगी। कोई रिएक्शन के क्या हो रही है 120 डिग्री सेल्सियस पे हो सकती है और हमको हमारी प्रोडक्ट मिल सकती है। तो उस समय अगर हम लोग 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दें तो हम लोग क्या दे रहे हैं, एक एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं। उस एक्स्ट्रा एनर्जी क्या हो जाएगी, पूरी यूजलेस हो जाएगी, या तो फिर वो क्या करेगी, कोई प्रोडक्ट बन रहा है उसको क्या कर देगी, डिफ्यूज कर देगी। तो जितनी एनर्जी चाहिए रिएक्शन को उतनी ही एनर्जी देनी होती है। और सारा फंडामेंटल कहाँ पता चलता है हम लोग को, थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मेशन एंथैल्पी से। अगर 120 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो रही तो हम 150 देंगे तो 30 डिग्री सेल्सियस हम लोग क्या दे रहे हैं, एक्स्ट्रा दे रहे हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं। मतलब हम लोग क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा वेस्ट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी क्या कर रहे हैं, उस चीज़ पे वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशन, दिस काइंड ऑफ डेटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल स्केल। जहाँ पे इंडस्ट्री चलती है वहाँ पे क्या होता है, उनको कम से कम एनर्जी देनी है, कम से कम पैसे खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट वहाँ पे प्रोड्यूस करनी है। तो जैसे रिएक्शन के लिए सपोज इस रिएक्शन की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बनाना है, लाइम बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है। तो हम लोग को एनर्जी कितनी चाहिए, 178 किलो जूल पर मोल। 1 मोल के लिए कितनी चाहिए, 178 किलो जूल। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन करके अगर उनका क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी बैच होगी तो उसका बड़ा मोल कैलकुलेट करके इससे मल्टीप्लाई करता तो उतनी एनर्जी वो दे पाएंगे एज अ टेम्परेचर थ्रू या फिर एज अ प्रेशर। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ डेटा इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल इंडस्ट्रियल स्केल। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन। यहाँ पे लेक्चर फिनिश।